बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक बायोग्राफी ऑफ अर्निएस्ट हेमिंग्वे। तो बढ़ते हैं स्क्रीन की तरफ। बायोग्राफी ऑफ अर्निएस्ट हेमिंग्वे। आज के टॉपिक में देखेंगे अर्निएस्ट हेमिंग्वे की कंप्लीट बायोग्राफी को, इनकी लाइफ हिस्ट्री को, इनके फेमस लिटरेरी वर्क्स को और वर्ल्ड वॉर वन को, क्योंकि अर्निएस्ट हेमिंग्वे ने वर्ल्ड वॉर वन के अंदर भी पार्टिसिपेट किया है। और फिर इसके बाद इनकी डेथ किस तरह से हुई, यानी इनकी जो डेथ है वो कोई नेचुरल डेथ नहीं हुई थी बल्कि इन्होंने सुसाइड की थी। तो वो किस तरह से इन्होंने की थी, क्यों की थी, इन तमाम चीज़ों को देखेंगे। लाइफ हिस्ट्री। अर्निएस्ट हेमिंग्वे का लाइफ पीरियड 21 जुलाई 1899 से लेकर 2 जुलाई 1961 तक है। यानी अर्निएस्ट हेमिंग्वे जुलाई के महीने में ही पैदा हुए हैं और जुलाई के महीने में ही इनकी डेथ हुई है। अर्निएस्ट हेमिंग्वे के लाइफ पीरियड को ज़रा गौर से देखें कि 1899 से लेकर 1961 तक है। यानी ये वो पीरियड है जो कि 20th सेंचुरी का है और इसके अंदर वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू हुई है। यानी हमें पता चल गया कि अर्निएस्ट हेमिंग्वे 20th सेंचुरी के एक अमेरिकन ऑथर हैं, राइटर हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, नॉवलिस्ट हैं और इसके साथ साथ ये स्पोर्टमैन हैं। अब हमें इनकी जो बायोग्राफी है इसको डिस्कस करने में आसानी होगी, क्योंकि हमें पता है कि जितने भी 20th सेंचुरी के राइटर हैं, ऑथर हैं, यानी कोई भी लिटरेरी फिगर है, उनके राइटिंग स्टाइल के अंदर इस पीरियड के अंदर वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू हुई थी। तो इसलिए उनके राइटिंग स्टाइल के अंदर हमें वर्ल्ड के इम्पैक्ट भी देखने को मिलेंगे। और अर्निएस्ट हेमिंग्वे के सारे वर्क्स के अंदर वर्ल्ड वॉर वन के जो इम्पैक्ट हैं, वर्ल्ड वॉर टू के इम्पैक्ट हैं, वो देखने को मिलते हैं। ही वॉज बॉर्न सुसेरो, ओक पार्क, यूएसए। अर्निएस्ट हेमिंग्वे सुसेरो नामी जगह पर यूएसए यानी अमेरिका के अंदर पैदा हुए हैं। तो इस हिसाब से ये एक अमेरिकन लिटरेरी फिगर हुए। अब याद रखिएगा कि एक होते हैं इंग्लिश लिटरेरी फिगर और एक होते हैं अमेरिकन लिटरेरी फिगर्स। ये दोनों अलग-अलग हैं। जब अमेरिका आज़ाद नहीं ना हुआ था, इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था, जिसे हमने हिस्ट्री के अंदर बड़ी डिटेल से पढ़ा हुआ है, तो उससे पहले वाले जितने भी ये राइटर हैं ना, लिटरेरी फिगर हैं, इन सबको इंग्लिश लिटरेरी फिगर ही कहा जाता है। लेकिन जब अमेरिका आज़ाद हो गया ना, तो फिर इसकी जो मलका बरतानिया यानी क्वीन बरतानिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट जिसे कहते हैं, उससे एक अलग आइडेंटिफिकेशन बन चुकी थी। तो इसके आज़ाद होने के बाद वाले जितने भी लिटरेरी फिगर हैं उनको उनकी ही आइडेंटिफिकेशन से जाना जाएगा। जिस तरह से अब हमारे अर्निएस्ट मिलर हेमिंग्वे हैं, तो ये इनको हम अमेरिकन लिटरेरी फिगर कहेंगे, ना कि इन्हें हम इंग्लिश लिटरेरी फिगर कहेंगे। His father's name was Clarence Edmunds Hemingway and he was a physician. It means that in easy words he was a doctor. अर्निएस्ट हेमिंग्वे के फादर का नाम क्लेरेंस हेमिंग्वे है और ये एक फिजिशियन थे, यानी एक डॉक्टर थे। अब जो फिजिशियन होते हैं वो एक्सरसाइज के ज़रिए पेशेंट्स वगैरह को ठीक करते हैं ना, यानी अगर जोड़ों वगैरह में दर्द होना शुरू हो जाए तो उसे कहते हैं फिजिशियन। तो ये एक किस्म के डॉक्टर ही होते हैं। तो ये एक डॉक्टर थे और ये आपने याद रखना है कि इनके जो फादर हैं क्लेरेंस एडमंड हेमिंग्वे, इन्होंने सुसाइड की थी। और जो अर्निएस्ट हेमिंग्वे हैं इन्होंने भी सुसाइड की थी। और इन्होंने क्यों सुसाइड की थी उस चीज़ को हम आगे फर्दर डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। ये याद रखिएगा कि इनके फादर ने भी सुसाइड की है और अर्निएस्ट हेमिंग्वे ने भी सुसाइड ही की है, नेचुरल डेथ इनकी नहीं हुई। His mother named was ग्रेस हॉल हेमिंग्वे। अर्निएस्ट हेमिंग्वे की जो मदर है इनका नाम ग्रेस हॉल है और ये म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा लाइक करती थी। लेकिन जो अर्निएस्ट हेमिंग्वे हैं इनका म्यूज़िक की तरफ कोई ख़ास रुझान नहीं था। इनकी मदर इनको ना काफ़ी म्यूज़िक सिखाती रहती थी बचपन के अंदर, लेकिन इनको म्यूज़िक सीखना अच्छा नहीं लगता था। इनका एक ही बचपन ही से सपना था कि वो आर्मी फोर्सेस को ज्वाइन करें, मिलिट्री को ज्वाइन करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये अपनी सारी ज़िंदगी के अंदर आर्मी सोल्जर नहीं बन सके। इन्होंने अपने लाइफ पीरियड के अंदर बड़ी दफ़ा आर्मी को ज्वाइन करने की कोशिश की, यानी इसके अंदर एप्लीकेशन दी, इसके अंदर अप्लाई किया, लेकिन इन्हें हर दफ़ा रिजेक्ट कर दिया गया। उसकी वजह यह थी कि इनकी जो आई साइट थी वो पुअर थी। मीन इनके जो आँखों के वो टेस्ट करते हैं ना, आर्मी में जब सोल्जर्स की भर्ती करते हैं तो आई साइट का जो टेस्ट करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा ही इनका वीक था, जिसकी वजह से इनको सोल्जर नहीं भर्ती होने दिया गया। और इनके बायोग्राफी के अंदर आगे जाके आप देखेंगे कि इन्होंने ना रेड क्रॉस को ज्वाइन कर लिया था जब वर्ल्ड वॉर वन हो रही थी। तो वो एक तरह से कुछ लोग समझ लेते हैं कि शायद ये सोल्जर भी रहे हैं। ये रेड क्रॉस एक अलग से चीज़ है जिसे हम डिटेल के साथ आगे डिस्कस करेंगे। अर्निएस्ट हेमिंग्वे का मुकम्मल नाम अर्निएस्ट मिलर हेमिंग्वे है। ही वॉज अ अमेरिकन नॉवलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, जर्नलिस्ट एंड द स्पोर्टमैन। अर्निएस्ट हेमिंग्वे गॉट नोबेल प्राइज इन 1954 इन लिटरेचर। ये याद रखिएगा कि 1954 के अंदर अर्निएस्ट हेमिंग्वे को नोबेल प्राइज से नवाजा गया है और लिटरेचर के अंदर इनको नोबेल प्राइज मिला था।
तो अब बात कर लेते हैं अर्निएस्ट हेमिंगवे की अर्ली एजुकेशन की। इन्होंने 1913 से लेकर 1917 तक फॉरेस्ट हाई स्कूल जो है, यानी इसका मुकम्मल नाम है रिवर फॉरेस्ट हाई स्कूल, क्योंकि ये एक रिवर के किनारे पर था और रिवर के जो ऊपर दरख्त लगे होते हैं ना, मतलब दोनों किनारों के ऊपर, तो उसे कहते हैं नहरी जंगल। ये याद रखिएगा कि एक कोई भी नहर हो, रिवर हो, उसके दोनों तरफ यानी दरख्त लगे होते हैं ना, मेनली वो लगाए इसलिए जाते हैं कि एक तो सजावट वगैरह रह सकती है और दूसरे नंबर पर जो ज़मीनी कटाव है यानी पानी को ना वो बड़ा इस तरह से कायम रखते हैं, उसको सीधी तरह से जाने में मदद करते हैं रिवर के अंदर। तो इसलिए ये वहाँ पर ना ऑक पार्क नाम की ही जगह पर ये स्कूल है, यहाँ पर अर्निएस्ट हेमिंगवे पैदा हुए हैं। इसका नाम है रिवर फॉरेस्ट हाई स्कूल। वहाँ पर इन्होंने अपनी स्कूलिंग को कंप्लीट किया है और 1917 के अंदर ऑक पार्क से ही इन्होंने अपनी ग्रेजुएट की डिग्री हासिल की। और इसके बाद 1917 के अंदर जब इनके पास ग्रेजुएट की डिग्री आ गई ना, तो फिर इन्होंने आगे पीएचडी मास्टर वगैरह इसकी तरफ नहीं गए, बल्कि ये गए आर्मी के अंदर, क्योंकि मैंने बताया है बचपन ही से इन्हें बड़ा शौक था। तो आर्मी के अंदर जब इन्होंने अप्लाई किया, उन्होंने इन्हें बुलाया और इनका आई साइट टेस्ट किया गया, आंखों का टेस्ट, तो इनकी नज़र बहुत ज़्यादा वीक थी, जिसकी वजह से उन्होंने इन्हें रिजेक्ट कर दिया। लेकिन इन्होंने फिर अप्लाई किया, उन्होंने फिर रिजेक्ट कर दिया, इन्होंने फिर अप्लाई किया, उन्होंने फिर रिजेक्ट कर दिया और इन्हें कहा कि आपकी जो आई साइट की है पावर वो बहुत ज़्यादा वीक है, इसलिए आप बार बार आर्मी फोर्सेस को ज्वाइन करने की कोशिश ना करें। मैनी टाइम्स मिलिट्री फोर्सेस से रिजेक्ट होने के बाद ये कैंसाइस सिटी के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर ये जाकर रिपोर्टिंग का काम करना शुरू कर देते हैं, यानी एक न्यूज़ चैनल को ज्वाइन करते हैं जिसका नाम होता है द स्टार न्यूज़। तो वहाँ पर ये रिपोर्टिंग वगैरह का काम करना शुरू कर देते हैं और इसी दौरान वर्ल्ड वॉर 1 लग जाती है और हमारे अर्निएस्ट हेमिंगवे को तो बहुत ज़्यादा शौक होता है शुरू से ही कि वो आर्मी फोर्सेस को ज्वाइन करें, मिलिट्री फोर्सेस को ज्वाइन करें। तो ये मिलिट्री फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए उनसे कहते हैं कि अब तो वर्ल्ड वॉर 1 लग चुकी है, इतने ज़्यादा सोल्जर्स की आपको ज़रूरत है, तो मुझे रख लेना। तो वो कहते हैं नहीं, जो रूल्स हैं वो रूल्स ही हैं, आपकी जो आई साइट है वो पुअर है, हम आपको नहीं रख सकते। तो फिर इनके अंदर ना जज्बा बड़ा होता है, जुनून बड़ा होता है कि मैं सोल्जर बनना ही बनना, अब तो जाग लग भी गई है। तो ये फिर ना रेड क्रॉस को ज्वाइन करते हैं। अब इस रेड क्रॉस को समझ लें कि ये क्या चीज़ है। रेड क्रॉस इज़ अ इंटरनेशनल रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड्स मेडिकल एड्स एंड मटेरियल्स फॉर वॉर विक्टिम और विक्टिम ऑफ नेचुरल डिस्पर्ट्स। यानी जो रेड क्रॉस है ये बेसिकली एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जंग के दौरान, जो जंग के अंदर सोल्जर्स वगैरह ज़ख्मी हो जाते हैं, उनको एड्स देती है, यानी उनको फर्स्ट एड नहीं, जिस तरह से हम कहते हैं कि उनकी मदद करती है, उनकी मरहम पट्टी वगैरह करते हैं और इसके अलावा जंग के अंदर उनको मटेरियल्स वगैरह परफॉर्म करते हैं, उनको मटेरियल्स वगैरह जो है वो मुहैया करते हैं। तो बेसिकली ये एक हम कह सकते हैं कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन है और ये इंटरनेशनल है। तो वो कहते हैं इसको तो जो मर्जी ज्वाइन कर सकता है ना, यानी लोगों की फलाह के लिए, लोगों की मरहम पट्टी तो कोई भी कर सकता है। तो इस तरह अर्निएस्ट हेमिंगवे इस रेड क्रॉस के अंदर एक एम्बुलेंस के ड्राइवर बन जाते हैं। एम्बुलेंस समझते हैं ना कि हमारे पास भी जो चलती हैं, तो उसके ये ड्राइवर बन जाते हैं कि जो भी ज़ख्मी वगैरह होंगे उनको ये हॉस्पिटल तक लेके आएंगे मैदान जंग में से। 1918 के अंदर मिलिट्री फोर्सेस रेड क्रॉस से ये कहती हैं कि आप अपने नौजवानों को ऑस्ट्रिया हंगरी नाम की जगह पर भेजें, वहाँ पर काफ़ी लोग ज़ख्मी हो चुके हैं और उनको जाके ये फर्स्ट एड यानी उनकी फलाह बहबूद करें, उनकी मदद करें। तो फिर हमारे अर्निएस्ट हेमिंगवे 1918 के अंदर जाते हैं ऑस्ट्रिया हंगरी नाम की जगह पर और जब ये सोल्जर्स को फर्स्ट एड दे रहे होते हैं तो ये खुद भी ज़ख्मी हो जाते हैं, जिसकी वजह से इन्हें मौलान हॉस्पिटल के अंदर एडमिट किया जाता है। अब ना वहाँ पे एक नर्स होती है, वो भी इनके साथ इसी रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क कर रही होती है, जिसका नाम एग्नीज होता है। अर्निएस्ट हेमिंगवे को उससे लव हो जाता है और एग्नीज को भी अर्निएस्ट हेमिंगवे काफ़ी पसंद आते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोनों की मैरिज नहीं हो पाती। हालांकि एग्नीज इनसे ये प्रॉमिस करती है कि ये जंग वगैरह खत्म हो जाए तो फिर हम मैरिज करेंगे, शादी जरूर करेंगे। और जब ये वहां से मौलान हॉस्पिटल से बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और वापस यानी रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाकर ऑस्ट्रिया हंगरी के अंदर मौलान नामी जगह पर हॉस्पिटल था ना, वहां पे इनको एडमिट किया गया था। अब ये दोबारा वहां से ठीक होकर ऑस्ट्रिया हंगरी के अंदर आ गए हैं और दोबारा से जो सोल्जर्स वगैरह हैं उनको फर्स्ट एड देना शुरू हो गए हैं। अब एक दिन एग्नीज इनको लेटर लिखती है कि मेरा रिश्ता एक बड़े अच्छे ऑफिसर के साथ हो गया है जो कि इटालियन ऑफिसर है, अब मैं आपके साथ शादी नहीं कर सकती। तो फिर हमारे अर्निएस्ट हेमिंगवे का जो हार्ट है वो ब्रोक हो जाता है, यानी उसने ऑफिसर को पकड़ लिया है और हमारे अर्निएस्ट हेमिंगवे बेचारे रह गए हैं चुनचुना बजाते।
अर्निएस्ट हेमिंग्वे ने अपने लाइफ पीरियड के अंदर 4 टाइम्स मैरिज की है। यानी जो एग्निस थी इनके साथ इनकी मैरिज कोई नहीं हुई, लेकिन इसके बाद इनको फिर गुस्सा आ गया। इन्होंने कहा कि अब मैं शादियां बड़ी करूंगा, मेरा दिल तोड़ा ना तूने। तो इन्होंने 4 शादियां की हैं। सबसे पहली शादी इन्होंने की है एलिजाबेथ रेडवुडसन से 1921 के अंदर। याद रखिएगा कि एलिजाबेथ रेडवुडसन से इनको एक बेटा भी हुआ है और इनकी बीवी का किसी और के साथ अफेयर था, जिसकी वजह से इन्होंने उसे डिवोर्स दे दी। और इसके बाद 1927 के अंदर इन्होंने पॉलाइन पेफेवर के साथ मैरिज की और इसके बाद इन्होंने 1940 के अंदर मैथ्रा के साथ शादी की और 1946 के अंदर इन्होंने मैरी वॉटसन से शादी की है। यानी ये इस तरह से इनकी 4 वाइफ्स हैं। इनके नाम और टाइम वगैरह को याद रख लीजिएगा। जब वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हो जाती है तो ये रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अब क्या करेंगे, मतलब पहले तो जख्मियों की मरहम पट्टी वगैरह कर देते थे, तो अब ये उसे छोड़ देते हैं और शिकागो के अंदर जाके एक जॉब करते हैं। इसके बाद ये फ्रांस के अंदर जाकर वही पुरानी जॉब जो न्यूज़पेपर वाली है यानी चैनल्स वगैरह के अंदर काम करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से इन्होंने मुख्तलिफ काफ़ी जॉब्स की अपने लाइफ पीरियड के अंदर। Famous walk. 1925 के अंदर ये अपना फर्स्ट वर्क जो कि एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज यानी शॉर्ट स्टोरी का एक पूरा कलेक्शन होता है जिसे न्यूयॉर्क के अंदर पब्लिश करवाते हैं, जिसका टाइटल होता है इन आवर टाइम। और जब ये इसको पब्लिश करवाते हैं ना तो फिर अर्निएस्ट हेमिंग्वे की जो शॉर्ट स्टोरी बड़ी फेम हासिल करती हैं और इनको जाने जाना लग जाता है दुनिया के अंदर। यानी 20th सेंचुरी के अंदर जब ये इन्होंने शॉर्ट स्टोरी पब्लिश की। और याद रखिएगा कि इनके सारे वर्क्स के अंदर ना वर्ल्ड वार 1 की जो इम्पैक्ट है, क्योंकि इसके बाद ना ये डिप्रेशन और एंजाइटी के मरीज बन गए थे। ये याद रखिएगा कि वर्ल्ड वार 1 के अंदर इन्होंने रेड क्रॉस के अंदर वर्क किया ना। जब वर्ल्ड वार 1 खत्म होगी तो इसके बाद इनको फिर ना वो तमाम चीज़ें रिपीट माइंड के अंदर आती थी कि कितनी तबाही थी, हर तरफ खून कत्लो गारत। तो फिर ये ना एंजाइटी और डिप्रेशन की तरफ ये लीड होना शुरू हो गए और इसी की वजह से ही इन्होंने सुसाइड की है, जिसे हम लास्ट के ऊपर देखेंगे। ये एक माइनर सा पॉइंट है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये 20 दफ़ा पूछ लिया जाता है कि जो इनका फर्स्ट कलेक्शन वर्क था जिसका टाइटल इन और टाइम था, जिसको इन्होंने 1925 के अंदर न्यूयॉर्क के अंदर पब्लिश करवाया, तो आया कि इससे पहले ये कहीं पे रिलीज्ड हो चुका था या नहीं। तो आपने कहना है कि 1924 के अंदर ये पब्लिश हो गया था, इससे पहले पेरिस के अंदर, यानी पेरिस के अंदर ये पहले रिलीज हो चुका था और न्यूयॉर्क के अंदर इसे 1 साल बाद यानी 1925 के अंदर पब्लिश किया गया। 1926 के अंदर इन्होंने एक बड़ा ही फेमस नॉवल लिखा जिसे कहा जाता है कि जो इनकी सॉलिड सक्सेस है ना, यानी इनको जो सारी की सारी कामयाबी मिली है वो इसी नॉवल की वजह से मिली है। और उस नॉवल का नाम था द सन आल्सो राइजेस। ये आपने एक नाम पहले भी सुना होगा। तो ये अर्निएस्ट हेमिंग्वे ने 1926 के अंदर इस नॉवल को पब्लिश किया है। इसके अलावा अर्निएस्ट हेमिंग्वे के फेमस वर्क के अंदर मैन विदाउट वुमेन, विनर टेक नथिंग, द किलर, द शॉर्ट हैप्पी लाइफ ऑफ फ्रांसिस मोकैब्रो और द स्नो ऑफ किलिमंजारो, ये बहुत ज़्यादा फेमस हैं। और इनके तमाम के तमाम थीम ना, जिस तरह से एक वर्क है विनर टेक नथिंग, यानी जो वर्ल्ड वार 1 है उसके इर्द गिर्द ही ये सारे के सारे जो है घूमते हैं। Death of Ernest Hemingway. जैसे कि पहले ही बता दिया गया है कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद अर्निएस्ट हेमिंग्वे एंजाइटी और डिप्रेशन के मरीज बन चुके थे। अब ना क्यूबा को इन्होंने 1960 के अंदर लेफ्ट कर दिया क्योंकि वहाँ पर ना इनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन का सामना था। तो ये अपनी मेंटल इलनेस से बचने के लिए एक छोटे से टापू कैचहम पर चले गए और वहाँ पर जाकर इन्होंने अपनी ज़िंदगी को गुजारना शुरू कर दिया। लेकिन वहाँ पर भी इनको जो वर्ल्ड वॉर 1 है उनकी यादों ने ना छोड़ा और एंजाइटी और डिप्रेशन से तंग आकर इन्होंने 2 जुलाई 1961 को सुसाइड कर ली और इनको बरीड किया गया, यानी इनको दफनाया गया या इनकी बॉडी को इंट्राइड कर दिया गया, यानी दफना दिया गया वहाँ ही, यानी जो कैचहम जिस टापू के ऊपर ये गए थे ना, जहाँ पर इन्होंने सुसाइड कर ली, तो वहीं पर ही फिर इनकी बॉडी को इंट्राइड कर दिया गया, इनको दफना दिया गया। उम्मीद करते हैं कि अर्निएस्ट मिलर हेमिंग्वे से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में इनका जो फेमस वर्क है अ फेयरवेल टू आर्म्स उसे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।